बच्चों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बंगाल और वहाँ के जमींदार। वहाँ के जमींदार, ठीक, ये हमारा पहला बिंदु है। हम लोग अब यहाँ से अपने चैप्टर को समझना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप 3-4 वीडियो देख चुके हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि हम कब शुरू करेंगे। तो बच्चों, बात यह है कि एक आप जब कहीं जाते हैं तो अपना प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को अपना परिचय पत्र देते हैं, अपना आईडी कार्ड देते हैं। पहले आप खुद नहीं पहुंच जाते सीधे पूरा डायरेक्ट कि मैं ये मेरे 2 हाथ 2 पैर नाक कान मुंह, ऐसा कुछ नहीं होता ना। एक छोटा सा परिचय पत्र होता है जिसमें आपका नाम, फादर नेम, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। वही आपका सबसे मूल दस्तावेज होता है आपको कहीं पर उपस्थित करने का, प्रेजेंट करने का। तो ये सब जो हम देख रहे थे वो हमारा इस चैप्टर का परिचय पत्र था, एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड से ही पता चल जाता है, अगर उसको ठीक से पढ़ लिया जाए तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से है, कैसा है। ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन लिखी है तो आदमी कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगा ही लेता है कि इसकी योग्यता क्या है। तो ठीक उसी तरह हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसको अब इसका परिचय पत्र समझिए। इसका जो परिचय पत्र था इस चैप्टर का, अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, कई वीडियोस आप देख चुके हैं लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे, लेकिन उसका जो फायदा है वो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे और उन 4 वीडियोस का रिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि पूरा निचोड़ हमको एक वीडियो में मिल जा रहा है। पूरा पढ़ने के बाद उतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा बार बार, और ना ही उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर अब आ रहे हैं अपने मूल चैप्टर पे, जिस यहाँ मूल टॉपिक पे, इसका नाम है बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना, अब शुरू करते हैं। तो औपनिवेशिक शासन की औपनिवेशिक शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में हुई। सर्वप्रथम बंगाल में हुई। ठीक है, यानी सबसे पहले बंगाल में स्थापित होती है औपनिवेशिक व्यवस्था, और उसके बाद इसके साथ ही सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था के संपर्क में भी यही आई। जाहिर सी बात है कि जहां पर आप बस रहे हैं वहीं पर भी तो विस्तार करेंगे। तो बंगाल में स्थापित हुई तो सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था कहाँ की प्रभावित होगी, बंगाल की होगी। ऐसा तो है नहीं कि बंगाल में बस गई तो झारखंड की व्यवस्था पहले बंगाल में बस गई तो पहले दिल्ली की व्यवस्था प्रभावित होगी, ऐसा तो है नहीं। जब बंगाल में शुरुआत हुई तो ग्रामीण व्यवस्था के संपर्क में भी सबसे पहले बंगाल के ही आएंगे। इसके बाद यहाँ का जो ग्रामीण समाज था कि ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से, पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से, यानी यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्था है उसको पुनः स्थापित, पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं। और इस पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से भूमि संबंधी नए अधिकारों की व्यवस्था की गई। नए अधिकारों की व्यवस्था करने का मतलब यह है कि जिसके पास भूमि है, यदि वह शोषणकारी नीतियां अपना रहा है, मान लीजिए जमींदार के पास था, जमींदार बस्कों का शोषण कर रहा है, तो वहां की ग्रामीण व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ पर जमीन के अधिकारों की नई व्यवस्था को प्रयोग किया, नई व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। कंपनी के शासन ने, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी के शासन के आरंभिक वर्षों में
में क्या हुआ। जब कंपनी यहाँ पर प्रवेश करती है, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करती है, तो उस समय बंगाल में क्या हुआ, हम लोग इसको अब देखने वाले हैं। और इसी को जब समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए होंगे। देखिए, घटना पहली है, हमने बताया था वर्धमान में एक नीलामी की घटना। हमने बताया था कि आपको यहाँ पर एक उदाहरण मिलेगा, एक उद्धरण मिलेगा, जिसमें इस बात के बारे में बताया गया होगा कि वर्धमान में नीलामी की गई थी किसी की जमीन की, किसी की भूमि की। ठीक, तो आइए हम उसी को देख रहे हैं। होता क्या है कि 1797 ईस्वी में वर्धमान, ठीक, वर्तमान में वर्धमान जिला है, वर्धमान, ठीक, पश्चिम बंगाल में है वर्धमान जिला, इसकी नीलामी की गई, कर न दे पाने के कारण यहाँ का राजा जो था, यहाँ का जो शासक था, वो अपनी संपदा को बचा नहीं सका और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नीलाम कर दिया गया। यह एक बड़ी सार्वजनिक नीलामी थी, यह एक बड़ी और सार्वजनिक घटना थी। सार्वजनिक घटना का मतलब ये है कि ऐसी घटना जिसको देखते ही लोग दबाव में आ जाए। छोटे जमींदार तो हिम्मत ही नहीं करेंगे, पर जब राजा को नहीं बख्शा तो हमको क्यों छोड़ेंगे। इसीलिए इनकी नीलामी कर दी गई कि पहले राजा की व्यवस्था को नीलाम करो, इनकी संपदा को नीलाम करो। छोटे कृषक और जो जमींदार है वो स्वतः ही अपने आप डर में आ जाएंगे कि नहीं, व्यवस्था करके दो, नहीं तो नीलामी तो हमारी हो सकती है। यानी जब इनकी पिटाई हो सकती है, राजा की हो सकती है, तो नौकर की तो होनी आम बात है, वो रोज पीटा जा सकता है, सिंपल सी बात। ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, इसका प्रभाव भी पड़ा। तो वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक, वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल, महाल क्या होता था, भू संपदाएं, भू संपदाएं नीलाम की जा रही थी। नीलामी का कारण क्या था, कारण था कर ना दे पाना। कर क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि 1793 ईस्वी में नई कर व्यवस्था लागू हो गई थी। 1793 में, ये डेट थी 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नई व्यवस्था लागू कर दी गई, नई भूराजस्व व्यवस्था। इस नई भूराजस्व व्यवस्था का नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। यानी कि अब अनिश्चितता नहीं रहेगी, कर को लेकर एक स्थायी व्यवस्था ला दी गई है कि अब आपको इतना ही टैक्स देना है, उससे ना आपका कम होगा और ना ही आपका ज्यादा। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, क्या सोच थी, वही सोच कि कर निर्धारित होगा तो लोग क्या करेंगे, कर देते रहेंगे, मेहनत अधिक करेंगे, लेकिन इसमें भी गुंजाइश होनी चाहिए विनम्रता की, नरमी की। क्यों, क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ तो ऐसे में आप निश्चित कर पर भी स्पेशल रियायतें दे दीजिए, रियायतें विशेष व्यवस्था में दे दीजिए, ताकि वह कृषक जो है वो मृत्यु को ना पहुंच जाए, मृत्यु पराय ना हो जाए। लेकिन वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ कड़ाई से अपना धन लेना था तो लेना था। ऐसे में व्यवस्था नहीं चल पाई, ये फ्लॉप कर गई।
तो ये यही इसी व्यवस्था के आने का कारण था कि 97 में ये राजा जो है वो कर नहीं दे पाते हैं और इनकी अनेकों वो संपदाएं इनकी जो थी प्रॉपर्टीज वो नीलाम होती गई धीरे धीरे। इस्तमरारी बंदोबस्त पे प्रश्न आ जाता है कभी कभी, तो सिंपल सा मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिए। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? तो 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि संबंधी स्थायी व्यवस्था लाई गई, जिसमें कर का पूर्व में निर्धारण कर दिया जाता था और वही निश्चित कर एक निश्चित तिथि तक जमींदार को जमा करना होता था कंपनी के पास। ऐसा न कर पाने पर उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी या नीलाम कर दी जाती थी। ठीक, यह है इस्तमरारी बंदोबस्त। अब ये जो नीलामी हो रही थी वर्धमान की, हम लोग इस पर फिर से आते हैं थोड़ा सा। अब नीलामी में आते तो जो नीलामी हो रही थी इसमें मूल्य लगाने वाले अधिकांश व्यक्ति किसके थे? राजा के ही थे। देखिए अब यहाँ पर राजा ने क्या गेम खेला, उसने कहा कर नहीं देंगे तुम नीलाम कर दो। कर नहीं दिया, ये लोग नीलाम कर रहे हैं और नीलामी में अपने ही लोगों को खड़ा करके अपने ही लोगों को बोली लगवा ली। अब ऐसे में क्या, एक तो पुराना कर खत्म और दूसरा कृषि व्यवस्था उसी के हाथ में है और जिम्मेदार राजा नहीं है, जिम्मेदार अब दूसरे लोग हो गए हैं। अब ना देने के बाद अगली बार उन व्यक्तियों से लेकर राजा को दे दिया जाएगा, भैया वो नहीं दे पा रहे हैं, तुम जो दे रहे थे उतना ही ठीक था। इसी नियत से राजा ने अपने लोग बड़ी ज्यादा बोली लगवा कर खरीदवा लिया ताकि वो लोग दे ना पाए, और दे नहीं पाएंगे तो उनसे फिर जमीन छीन ली जाएगी और राजा को वापस कर दी जाएगी। चलो जो थोड़ा बहुत देते थे वही ठीक था। ये था यहाँ के राजा का दिमाग। इंडियन थे ना, भारतीय थे, इसीलिए अच्छा दिमाग लगा के। अब इसके ये हमने देखा है जो है वर्तमान में नीलामी की घटना। अब इसके बाद हमारा टॉपिक था अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। ठीक, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी या कौन सी ऐसी समस्याएं थी राजस्व अदा न की जाने के कारण। ठीक, तो ये जो व्यवस्था थी नीलामी की, इसका शिकार केवल वर्धमान ही नहीं था, बल्कि बंगाल की लगभग 75% जमींदार बंगाल के इससे प्रभावित हुए। 75% बंगाल के जमींदार इससे प्रभावित हुए। 25% ही लोग ऐसे थे जो कर वगैरह देने में सफल हो पाए। ठीक है, समझ रहे ना आप, कर देने में सफल हुए। 18वीं सदी के आने तक यानी 18वीं सेंचुरी के नजदीक पहुंचने तक यह 75% क्षेत्र जो था वह हस्तांतरित हो चुका था। हस्तांतरित हो चुका था मतलब 75% क्षेत्र ऐसा था जिस पर किसी न किसी कारण से कोई दूसरा व्यक्ति स्थापित हो चुका था, काबिज हो चुका था, उसके पुराने उत्तराधिकारी अब उसके मालिक नहीं रह गए थे। अंग्रेजों का मानना था कि यदि हम नई व्यवस्था लेके आते हैं तो बंगाल की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो भारतीय हैं वह परिश्रमशील हैं, मेहनत करना जानते हैं,
लेकिन वो मेहनत नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई टारगेट नहीं है, उद्देश्य विहीन है। उनका उद्देश्य कितना है, खाने भर का भोजन मिल जाए, अपना जीवन चलता रहे। इनको टारगेट दे दीजिए कि हमें इतना टैक्स अदा पे करना है, उस टैक्स पे के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा उत्पादन करेंगे और उस ज्यादा उत्पादन से हमें भी लाभ होगा और इनका भी लाभ होगा। तो ये जो व्यवस्था अपनाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, निश्चित भू राजस्व और भू राजस्व की वसूली थी, उससे उनका अपना भी परमानेंट बेनिफिट था, स्थायी लाभ था। और साथ ही साथ उनके पीछे उनकी सोच थी कि यहाँ का जो कृषक वर्ग है, कृषक समुदाय है, वो अवसर होने के बावजूद जो परिश्रम नहीं कर पा रहा है, मेहनत नहीं कर पा रहा है, वो करना शुरू कर देगा और उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके जो परिणाम थे वो नकारात्मक आए। इन्होंने इस व्यवस्था में सहयोग नहीं किया, वहां के लोगों ने भागीदारी नहीं ली और कहीं ना कहीं शासन के द्वारा भी चूक हुई थोड़ी बहुत। निश्चित समय पर उनको जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती थी, जो है बैल, बीज, इन सब की जो आवश्यकता हो जाती थी, कभी कभी अकाल या सूखा पड़ जाने के कारण, वैसे मौकों पर सरकार मदद करने में विफल रही, कंपनी मदद करने में विफल रही, सिर्फ अपने कर पर ही केंद्रित रहा उसका ध्यान, जिस कारण से ये व्यवस्था फ्लॉप होती चली गई। हालांकि ये व्यवस्था यदि व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ पाती, सामंजस्य के साथ मदद दिया जाता और उसी के साथ उनसे कर लिया जाता, तो शायद कहीं ना कहीं व्यवस्था का जो है वो लाभ मिलता। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है अकबर के शासनकाल में कि कर का निर्धारण कर दिया गया और कर के निर्धारण के बाद क्या किया गया कि उनको जब आवश्यकता पड़ती थी तो आर्थिक रूप से मदद दी जाती थी। उस आर्थिक मदद के कारण कृषक को कभी इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि उसका शोषण हो रहा है, इसलिए वो हमेशा व्यवस्था के समर्थक बने रहे और अपना उत्तरोत्तर विकास करते रहे। यहाँ पर क्या हुआ, इनकी पॉलिसी जो थी वो सिर्फ अपने कर पर केंद्रित होने के कारण लोगों में भावना बैठ गई कि कंपनी सिर्फ हमारा शोषण करना चाहती है, बाकी हमारे विकास से इसका कोई मतलब नहीं है, इनकी संगत या इनके साथ में रहकर हमारा किसी तरह से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए इनके द्वारा अपनाई गई प्रत्येक नीति का विरोध किया गया या उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया, जिससे व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में हमने इसको समझा है और इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम होगा राजस्व राशि के भुगतान में चूक क्यों होती थी लोगों के द्वारा, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। इससे जुड़े कुछ थोड़ी से और भी फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया कि सहयोग कैसा, बैल हो गए, बीज हो गया या कृषि संबंधी उर्वरक हो गए, जो भी चीजें उस समय उपस्थित थी, उपलब्ध थी, उन सब के संबंध में क्या होता था कि मदद नहीं मिल पाती थी। आवश्यकता क्या थी कि आरंभिक दिनों में कृषि के निवेश की आवश्यकता थी। निवेश मतलब पूंजी लगाना चाहिए था, पूंजी लगाते तब उत्पादन होता, तब आप टैक्स बढ़ाते। तो इन्होंने सीधे पहले टैक्स निर्धारित किया, निवेश की कोई बात नहीं थी। आवश्यकता यहाँ किस बात की थी, निवेश की। तो सीधे सीधे इस टॉपिक से हमको ये समझ में आया कि अगर हम किसी स्थान पर नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं या कृषि संबंधी राजस्व के से संबंधित अगर कोई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले अनुकूल दशाएं तैयार की जाए। अनुकूल दशाओं के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाया जाए, जैसे आर्थिक रूप से उनको सहयोग दिया जाए और उस आर्थिक सहयोग के नाते वो परिश्रम करके जब थोड़ा बहुत उत्पादन कर ले, अधिशेष उनके पास बचे, तब उनसे टैक्स लिया जाए। तो ये उनका सही, ये इसका सही तरीका होता है। लेकिन हम आरंभ में देखते क्या है, शुरुआत यहाँ हो जाती है कर से, जिसके कारण ये व्यवस्था फ्लॉप हो जाती है। अतः ये समझना आवश्यक है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए कि निवेश कितना जरूरी है। यदि हम निवेश में चूक गए तो हम उसमें लाभ नहीं पा सकते। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों चूक हो गई इनकी व्यवस्था को आगे चलाने